दोस्तों स्वागत है आपका भारत की बात पर। दोस्तों आज भारत की बात पर पूरे भारत की टॉप न्यूज लेकर आए आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे भारत की टॉप न्यूज। दोस्तों मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल और पुडुचेरी में एक साथ चुनाव होंगे। जहां उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान आवश्यक केंद्रीय बलों की तैनाती सुनिश्चित की जाएगी। असम विधानसभा का कार्यकाल 31 मई, तमिलनाडु विधानसभा का कार्यकाल 24 मई, पश्चिम बंगाल का 30 मई, केरल का 1 जून और पुडुचेरी का 8 जून को पूरा हो रहा है। जहां असम में 126 सीटों, तमिलनाडु में 234 सीटों, पश्चिम बंगाल में 294 सीटों, केरल में 140 सीटों और पुडुचेरी में 30 सीटों के लिए चुनाव होगा। दोस्तों आम आदमी पर क्या मुसीबत आ गई है। जी हां, महंगाई का यह दौर आम आदमी की कमर तोड़ रहा है। दूसरी ओर बेरोजगारी का आलम भी बढ़ता जा रहा है। महामारी के दौर ने जहां साधारण लोगों से उनके रोजगार तक छीन लिए गए हैं, वहीं डिग्रीधारी लोग भी हाथ बांधे बैठे रहने के अलावा कुछ कर नहीं पा रहे हैं। जी हां, सरकारी नौकरियों के लिए निकलने वाली वैकेंसी भी नाम मात्र के रह गई है और अब उसकी गुंजाइश भी लगभग खत्म होती जा रही है। युवा के लिए उनके पास डिग्री होना ना होना एक समान होने लगा है। जी हां, स्कूल में जितने शिक्षक होने हैं उनमें से कितने पद खाली पड़े हैं। जी हां, सरकार का मानना है कि उनके पास पैसे नहीं है। देश की अर्थव्यवस्था इतनी खराब हो चुकी है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सरकार जो तेल कम दामों पर खरीद रही है, उनकी कीमत यहां के बाजारों में 3 गुना ज्यादा हो जाती है। जी हां, सवाल है कि सरकार पेट्रोल डीजल के दाम तक कम क्यों नहीं कर पा रही है, जबकि वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत कम है। रसोई गैस की कीमतों की हालात अब बेकाबू हो चुकी है। इसके असर से बड़ी महंगाई ने रसोई घर में पकने वाले खाने तक को चिंता का मामला बना दिया है। जी हां, सरकार को पैसा चाहिए तो वे कृषि क्षेत्र का निजीकरण करने पर उतारू हैं। अगर यही व्यवस्था बनी तो फिर किसान को खेती के लिए पूरी तरीके से उद्योगपतियों पर निर्भर होना पड़ेगा। जी हां, करीब 3 महीने से चल रही किसान आंदोलन की मांग यह है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी पर गारंटी के साथ साथ तीनों कृषि कानूनों को रद्द किया जाए ताकि किसान और प्रदेश के लोग बच सके। लेकिन सरकार इस मामले पर कोई भी आश्वासन देने को तैयार नहीं है। सवाल उठ रहा है कि इस तरीके से बाजार और उसमें उपभोक्ताओं की क्या हालात होगी। जी, बेरोजगारी और महंगाई से जूझते लोग कृषि क्षेत्र में पैदा होने वाले संकट के बाद किस दिशा में चले जाएंगे। यह युवा के पास रोजगार नहीं है, कॉलेज बंद है, लेकिन फीस वसूली जा रही है सिर्फ ऑनलाइन कक्षा के नाम पर। जी हां, किसानों के बच्चे इस गुस्से में बड़ी तादाद में किसान आंदोलन में भाग ले रहे हैं। इसके लिए कौन जिम्मेदार है। जी हां, सब कुछ का अगर निजीकरण ही करना है तो फिर आम आदमी अपने लिए इन नेताओं को क्यों चुने। अब तो यह आशंका भी खड़ी हो रही है कि क्या भविष्य में सब कुछ उद्योगपतियों के हाथों में नियंत्रित होगा। सच यह है कि आज हर युवा और बच्चे पढ़ने की इच्छा रखते हैं। जी और इसके लिए सतर्क हैं, क्योंकि इसके जरिए ही वे अच्छे रोजगार पा सकेंगे। लेकिन क्या मौजूदा परिस्थिति में युवाओं को रोजगार मिलेगा। अगर युवा दिशाहीन हो गए तो फिर देश की कैसी तस्वीर बनेगी। दोस्तों तेल की लगातार बढ़ती कीमतों को लेकर विपक्षी दल सरकार पर हमलावर हैं, तो वहीं सरकार इस मामले को लेकर अपना पल्ला झाड़ रही है। जी हां, विपक्षी दल तेल की बढ़ती कीमतों को लेकर सरकार को घेर रहे हैं, तो वहीं सरकार का कहना है कि कीमत बढ़ने घराने को लेकर उनके हाथों में कुछ भी नहीं है। जी हां, सरकार का कहना है कि तेल की कीमत सरकार नहीं बल्कि तेल कंपनियां तय करती है। जी हां, कई ऐसे मौके आए हैं जब जब सरकार के मंत्री ये कहते दिखाई दे पड़ रहे हैं कि तेल की कीमत उनके हाथों में नहीं है बल्कि कंपनियों के हाथों में है। कंपनी चाहे तो बढ़ाए या फिर घटाए, सरकार को इससे कोई मतलब नहीं है। जी हां, ये सरकार का कहना है। तेल की बढ़ती कीमतों को लेकर इस बार केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बयान दिया है। जी हां, अहमदाबाद में एक कॉन्फ्रेंस के दौरान जब उनसे पूछा गया कि तेल की बढ़ती कीमतों पर सरकार लगाम कब लगाएगी, तो इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि कब होगा इसके बारे में मैं कह नहीं सकती है। अभी इस पर कुछ भी कहना धर्म संकट पर आ जाएगा। दोस्तों पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए इंडियन सेक्युलर फ्रंट यानी कि आईएसएफ ब्रिगेड मीटिंग में शामिल होगा। जी आईएसएफ के अब्बास सिद्दीकी ने कहा है कि 28 फरवरी को होने वाली ब्रिगेड बैठक में उनकी पार्टी भी शामिल होगी। इस बैठक को कांग्रेस और फिर लेफ्ट ने बुलाया है। इस बैठक को बुलाने का मकसद लोकतंत्र को बचाना है। लोकतंत्र को बचाने और फिर सभी को साथ मिलकर लड़ने के लिए कांग्रेस और लेफ्ट ने बैठक बुलाई है। इस बैठक में इंडियन सेक्युलर फ्रंट यानी कि आईएसएफ भी शामिल होगा। अब्बास सिद्दीकी ने कहा कि लोकतंत्र को बचाने के लिए उन्होंने साथ मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि सीट बंटवारे को लेकर लेफ्ट के साथ उनकी बातचीत हुई है। उनकी पार्टी को अपनी पसंद के मुताबिक 30 सीटें मिल गई है। जी हां, वही 3-4 और सीटों पर अभी बातचीत चल रही है।
दोस्तों एक और पेट्रोल डीजल और फिर रसोई गैस की बढ़ती कीमतों में आम आदमी त्रस्त हैं, तो आने वाले दिनों में इसका असर माल भाड़ा पर भी पड़ने से खाद्य सामग्री की कीमतों में भी और बढ़ोतरी की जा सकती है। वहीं दूसरी ओर अब इलेक्ट्रिक और फिर इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की कीमतों में 10% तक की तेजी आ गई है। कारोबारियों के अनुसार जो पंखा साल भर पहले 800 रुपए से 1000 रुपए में मिल रहा था, अब उसकी कीमत 900 रुपए से लेकर 1200 रुपए तक पहुंच गई है। बहुत से उत्पादों में तो कंपनियों ने MRP ही काफी अधिक कर दी है। इसके साथ ही टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, कूलर के दाम भी बढ़ा दिए गए हैं। LED की कीमतों में तो कुछ ज्यादा ही तेजी आई है। अगर साल भर पहले की बात करें तो जो LED 25,000 रुपए में उपलब्ध था, उसकी कीमत अब 27,500 रुपए से अधिक हो गई है। दोस्तों उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और फिर सांसद अखिलेश यादव भी चुनाव का वक्त नजदीक आने के साथ ही एक्टिव हो गए हैं। हाल ही में अखिलेश यादव पूर्वांचल के दौरे पर थे। जी हां, सफेद कुर्ता पाजामा और फिर लाल टोपी के साथ अखिलेश यादव काफिले में नजर आए। जी हां, जनता के सामने सामान्य दिखने वाले अखिलेश यादव वैसे काफी पैसे वाले हैं। अगर अखिलेश यादव और फिर डिंपल यादव की संपत्ति की बात करें तो फिर इनकी संपत्ति का आंकड़ा करोड़ों रुपए में पहुंच जाता है। अखिलेश यादव की ओर से साल 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान दिए गए हल्फनामे में बताया गया था कि अखिलेश यादव के पास 3,91,040 रुपए हैं और उनकी पत्नी डिंपल यादव के पास 4,03,743 रुपए हैं। अगर अखिलेश यादव के बैंक बैलेंस की बात करें तो उन्होंने हल्फनामे में 7 सेविंग अकाउंट और फिर 2 FD अकाउंट का ब्यौरा दिया है। इसमें FD के रूप में 7,03,000 रुपए जमा है। वहीं 6 सेविंग अकाउंट की बात करें तो इन खातों में करीब 5,23,00,000 रुपए हैं। वही उनकी पत्नी डिंपल यादव के पास FD अकाउंट में करीब 57 लाख रुपए जमा है। इसके अलावा डिंपल के पास 7 बैंक अकाउंट हैं जिनमें करीब 2,16,00,000 रुपए जमा है। दोस्तों कई महीने से चल रहे किसान आंदोलन के बाद आ रही जमीनी रिपोर्ट बताती है कि बीजेपी के लिए संकेत अच्छा नहीं है। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि केंद्रीय मंत्री संजीव बलियान ने बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा से मुलाकात करके कृषि कानूनों के खिलाफ लगभग 3 महीने से चल रहे आंदोलन पर रिपोर्ट दी है। उसमें कहा गया है कि आंदोलन बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकता है। सूत्रों की माने तो किसान आंदोलन को लेकर जो फीडबैक मिला है वह बीजेपी के लिए अच्छा संकेत नहीं है। पश्चिमी यूपी में जिस तरीके से फीडबैक मिल रहा है उसके मुताबिक अगर किसान आंदोलन लंबा चलेगा तो 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी का जाट वोट बैंक खिसक सकता है। जमीनी स्तर से लोगों का मानना है कि किसान आंदोलन जल्द से जल्द खत्म हो। इसके लिए सरकार को किसानों की बात सुननी चाहिए और उनकी समस्याओं का समाधान करना चाहिए। हरियाणा में जाटों की नाराजगी की असली वजह हरियाणा का नेतृत्व है और कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे आंदोलन का यह नाराजगी और बरादी है। पश्चिमी यूपी में जाटों की नाराजगी इस कारण भी बड़ी है कि गन्ने पर मिलने वाली सब्सिडी को भी नहीं बढ़ाया गया है। इसके साथ साथ गन्ना किसानों के बकाया पैसे का भुगतान भी नहीं किया गया है। दोस्तों चलिए अब थोड़ी सी नई शिक्षा नीति के बारे में चर्चा करते हैं। इसमें बात करेंगे तो छोटे से कस्बे की बात तो दूर, कई शहरों में भी शिक्षा का स्तर अक्सर चिंता का कारण होता है, लेकिन सरकार इसे बदलने की कवायद में जुट गई है। सबब है कि 2024 तक देश के हर ब्लॉक में ऐसे आदर्श स्कूल खड़े हो जाएंगे जो निजी स्कूलों को भी मात देंगे। जहां छात्र अपने हर एक सपने को आसानी से बुन कर सकेंगे। उनका सपना रोड मैप तैयार होगा। बजट में देश भर में 15,000 करोड़ से ज्यादा आदर्श स्कूलों बनाने की घोषणा के बाद केंद्र शिक्षा मंत्रालय ने इस पर तेजी से काम करना शुरू कर दिया है। मंत्रालय इसे लेकर जल्द ही एक नई योजना भी लागू करने की तैयारी में है, जिसके तहत इन स्कूलों को विकसित किया जाएगा। खास बात यह है कि ये सभी स्कूल सरकारी ही होंगी, जिनका चयन राज्य के साथ मिलकर किया जाएगा। फिलहाल आदर्श स्कूलों से जुड़ी इस योजना पर करीब 5,000 करोड़ रुपए खर्च होंगी। मंत्रालय के मुताबिक आदर्श स्कूलों की इस प्रस्तावित योजना के तहत देश भर में कुल 15,552 सरकारी स्कूलों को आदर्श रूप में तैयार किया जाएगा। फिलहाल आदर्श स्कूलों का जो खाका तैयार किया गया है उनमें ये स्कूल सभी तरीके से सुविधाओं से लैस होंगे। छात्रों को पढ़ाई के लिए अनुकूल माहौल मिलेगा, जिसमें स्मार्ट क्लासरूम, पुस्तकालय, कंप्यूटर लैब, कौशल लैब, खेल का मैदान आदि सुविधाएं मौजूद होगी। छात्र शिक्षक का अनुपात भी बेहतर होगा। 30 छात्रों पर 1 शिक्षक होगा। प्रत्येक स्कूल में अनिवार्य रूप से विज्ञान, कला, संगीत, भाषा, खेल और फिर व्यवसायिक शिक्षा आदि की शिक्षक या फिर परामर्शिता होंगी। स्थानीय हुनरमंदों को भी आदर्श स्कूलों से बतौर अतिथि शिक्षक जोड़ा जाएगा। इनमें बड़ीगिरी, बिजली का काम, बागवानी, मिट्टी के बर्तनों का निर्माण, धातु के बर्तनों का निर्माण आदि से जुड़े लोग शामिल होंगे। प्री प्राइमरी से बच्चों को यहाँ खिलौना से आधारित शिक्षा दी जाएगी। फिलहाल अभी देश में इसे पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित शिक्षक नहीं है, ऐसे में बाहरी विशेषज्ञों की सेवाएं ली जाएगी।
दोस्तों, नए कृषि कानूनों को लेकर चल रहे विरोध प्रदर्शन के बीच केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि हमने किसानों के साथ 12वें दौर की बातचीत की है। हम किसानों से आगे भी कभी भी बातचीत करने के लिए तैयार हैं। हम सुप्रीम कोर्ट के साथ नए कृषि कानूनों को लेकर लागू नहीं कर सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की गठित समिति को अभी अपनी प्रतिक्रिया प्रस्तुत करनी है। वहीं इसके पहले बुधवार को कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा था कि सरकार किसानों के कल्याण के लिए हमेशा प्रतिबद्ध है। हमारी सरकार हमेशा से ही किसानों की आय दोगुनी करने और फिर कृषि क्षेत्र को मजबूत करने में प्रयासरत हैं। दोस्तों, रसोई गैस, पेट्रोल, डीजल के दाम में बढ़ोतरी लगातार अभी भी जारी है और आश्चर्य की बात यह है कि कुतर्कों के दम पर इस वृद्धि को जायज भी ठहराया जा रहा है। जहां इस महीने में तीसरी बार रसोई गैस सिलेंडर की कीमत बढ़ाई गई है। तीसरी बार बढ़ाई गई है एक महीने में। जहां सभी कैटेगरी के एलपीजी के दाम गुरुवार को 25 रुपए प्रति सिलेंडर बढ़ा दिए गए हैं। खबर है कि इनमें सब्सिडी वाला सिलेंडर और फिर उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों की तरफ से इस्तेमाल में लाए जाने वाला सिलेंडर भी शामिल है। जहां कोरोना महामारी का कहर काबू में होने के बाद मांग में सुधार के बीच अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एलपीजी के दाम बढ़े हैं। यही वजह है कि इस महीने रसोई गैस सिलेंडर के दाम तीसरी बार बढ़ाए गए हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि कोरोना काल में भी रेट में वृद्धि की यह बेसब्री लगातार जारी है। नतीजा यह है कि इस वृद्धि के बाद अब बिहार में 14 किलोग्राम वाले गैस सिलेंडर के दाम 900 रुपए पर हो गए हैं। जी हाँ, बिहार में उपभोक्ताओं को एलपीजी पर कोई भी सब्सिडी नहीं मिलती है। जी हाँ, आपको बता दें कि 4 फरवरी और फिर 15 फरवरी को भी रेट बढ़े थे। 4 फरवरी को एलपीजी के दाम 25 रुपए प्रति सिलेंडर और 15 फरवरी को 50 रुपए प्रति सिलेंडर बढ़ाए गए थे। आपको बता दूं कि जब बीजेपी केंद्र की सत्ता में नहीं थी तब नरेंद्र मोदी, स्मृति ईरानी समेत तमाम बड़े नेता लगातार ऐसे मुद्दों पर प्रदर्शन करते थे, जब बड़े बड़े बयान देते थे, परंतु अब चुप्पी साध रखी है। बड़ा सवाल यह है कि रसोई गैस, पेट्रोल, डीजल की बेशर्म बढ़ोतरी कहां तक जाकर रुकेगी, क्योंकि जिस तरीके से केंद्र सरकार की ओर से कुतर्क किए जा रहे हैं, यानी कि बढ़ाए जा रहे हैं, लगता नहीं है कि जनता को जल्द ही राहत मिल पाएगी। दोस्तों, सरसों के उत्पादन में बढ़ोतरी के अनुमान के बावजूद खाद्य तेल की महंगाई से उपभोक्ताओं को राहत मिलने की गुंजाइश नहीं दिख रही है। यह खाने के तमाम तेल के दाम आसमान छू रहे हैं। तेल और तिलहनों की वैश्विक आपूर्ति कम होने के कारण कीमतों में तेजी का सिलसिला लगातार जारी है। खाद्य तेल कॉम्प्लेक्स में सबसे सस्ता कच्चा पाम तेल का भाव बीते करीब 10 महीने में 89% उछाल आया है। पाम तेल के दाम में इजाफा होने से खाने के अन्य तेल के दाम में भी जोरदार उछाल आया है। दोस्तों, भारत में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए वैक्सीनेशन का काम 16 जनवरी से शुरू हो गया है। जी हां, अभी तक कुल 1,26,71,000 लोगों को कोरोना वैक्सीन की खुराक लगाई जा चुकी है। इसी के साथ ही भारत ने अपने कई पड़ोसी देशों समेत कई देशों को कोरोना वैक्सीन की खेप मदद के तौर पर भेजी है, जिसे लेकर WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख टेड्रोस अधनोम ने भारत की तारीफ की है। जी हां, WHO के चीफ टेड्रोस अधनोम ने अपने किए गए ट्वीट में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टैग करते हुए उनकी प्रशंसा की है। उनका कहना है कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वैक्सीन इक्विटी का समर्थन करने के लिए धन्यवाद। इसके साथ ही उन्होंने लिखा है कि कोवैक्स और कोरोना वैक्सीन खुराक को दूसरे देशों के साथ शेयर करने से उन देशों को कोरोना से लड़ने में काफी मदद मिल रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि दूसरे देशों को कोरोना वैक्सीन की खुराक भेजने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिबद्धता के कारण 60 से ज्यादा देशों को उनके हेल्थ वर्कर और फिर अन्य प्राथमिक समूह का टीकाकरण शुरू करने में मदद कर रही है। दोस्तों, मुंबई में बिजनेसमैन मुकेश अंबानी के घर के बाहर बीते दिन मिली संदिग्ध कार से जुड़े मामले की जांच की जा रही है। जब क्राइम ब्रांच और फिर एसटीएस इस मामले को खंगालने में जुटे हैं। जब इस बीच गाड़ी से जो चिट्ठी बरामद की गई है उसमें बड़ा खुलासा लिखा हुआ है। यह संदिग्ध गाड़ी में मिली चिट्ठी में कहा गया है कि यह तो सिर्फ एक ट्रेलर है। जय नीता भाभी, मुकेश भैया, ये तो सिर्फ एक झलक है। अगली बार सामान पूरी होकर तुम्हारे पास आएगा और पूरा इंतजाम हो गया है। जी हाँ, आपको बता दें कि मुंबई में मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के बाहर बीते दिन एक स्कॉर्पियो कार मिली थी जिसमें जिलेटिन स्टिक पाई गई थी। जी हाँ, इसी के बाद यहां पर जांच की गई है। सुरक्षा को बढ़ा दिया गया था। सूत्रों के मुताबिक इन गतिविधियों को अंजाम देने के लिए लंबे वक्त से प्लानिंग की जा रही थी। आरोपी गाड़ी को घर के और भी करीब खड़ा करना चाहता था, लेकिन अधिक सुरक्षा के कारण यह नहीं हो सका। जी हाँ, उसके दौरान अंबानी परिवार की हलचल पर नजर रखी जा रही थी। हर कॉन्वे को ट्रैक किया जा रहा था। जानकारी के मुताबिक जो स्कॉर्पियो कार मिली है उसकी सीट पर मुंबई इंडियंस का बैग रखा था। मुंबई इंडियंस आईपीएल की क्रिकेट टीम है जिसका मालिक खुद मुकेश अंबानी है। दोस्तों, अभी आपको और रोना होगा, पर क्या करें, रोते रोते खाना तो पड़ेगा ही। जी हाँ, ये बहुत रुलाती है। क्या करें, खाना तो पड़ता ही है, अन्यथा खाने में जायका नहीं आएगा।
हम बात कर रहे हैं प्याज की। जी इन दिनों बिहार के बाजार में इसकी कीमत एक बार फिर से 50 से 60 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई है। जी ये कीमतें यही नहीं रुकने वाली है। नासिक से 4 दिनों बाद यदि बिहार में प्याज पहुंचती है तो फिर इसकी कीमत 70 रुपए प्रति किलो तक भी जा सकती है। जी बिहार के बाजार में इन दिनों प्याज का भाव चढ़ा हुआ है। महज 3 दिनों के अंदर प्याज के दाम में 10 से 15 रुपए की तेजी आई है। वर्तमान में केवल महाराष्ट्र के नासिक से ही प्याज बिहार पहुंच रही है, जबकि दक्षिणी भारत और फिर पश्चिमी बंगाल से प्याज की सप्लाई बंद है। ऐसे में एक और व्यापारियों की चिंता बढ़ी हुई है तो वहीं दूसरी ओर रसोइयां भी रो रही है। जी हां, सीमांचल में प्याज का थोक कारोबार करने वाले एक व्यक्ति ने बताया कि वर्तमान में 4700 रुपए प्रति क्विंटल की दर से उन्होंने प्याज खरीदी है। खुदरा में यह प्याज 50 रुपए किलो के आसपास बिक रही है। जी हां, बात सीमांचल, मिथिलांचल और फिर पटना की करें तो यहाँ इनकी कीमत 55 से 60 रुपए प्रति किलो के आसपास है। अच्छी प्याज थोक में भी महंगी मिल रही है। जी ऐसे में ग्राहक तक सस्ती प्याज पहुंचना मुश्किल हो रहा है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में कहा है कि सरकारी कर्मचारी अपना वेतन और पेंशन पाने के हकदार हैं। अगर सरकार कर्मचारियों के वेतन और फिर पेंशन के भुगतान में देरी करती है तो सरकार को उसे उचित ब्याज दर के साथ वेतन और फिर पेंशन का भुगतान करने के लिए निर्देश दिया जा सकता है। दोस्तों, किसान आंदोलन को दोबारा खड़ा करने वाले भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत के बयान को लेकर लगातार तकरार बढ़ती जा रही है। जहां एक और फसलों को जलाने वाले उनके बयान के बाद किसानों ने खेतों में ट्रैक्टर चलाना शुरू कर दिया, तो वहीं अब संसद का घेराव करने वाले उनके बयान पर तकरार शुरू हो गई है। किसान नेताओं ने उनको सोच समझकर बयान देने की नसीहत भी दी है। किसान नेताओं का मानना है कि राकेश टिकैत के हर बयान पर पूरी दुनिया की नजर रहती है और उनके बयान से निकलने वाले संदेश पूरी दुनिया में जाता है, इसलिए उनको ऐसा बयान देने से बचना चाहिए और उन्होंने इसे उनका निजी बयान बताया है। गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर परेड के दौरान दिल्ली में बवाल के बाद टूटे आंदोलन को भाकियों के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत के आंसुओं ने दोबारा खड़ा किया था। उसके बाद से राकेश टिकैत ही किसानों के सबसे बड़े नेता बने हुए हैं। यह उनको उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि हरियाणा, राजस्थान समेत अन्य प्रदेशों में सबसे ज्यादा तवज्जो मिल रही है। लेकिन उनके बयान संयुक्त किसान मोर्चा को परेशान कर रही है और उनके बयान को लेकर तकरार बढ़ती जा रही है। राकेश टिकैत ने सबसे पहले देशव्यापी चक्का जाम को अचानक उत्तर प्रदेश और फिर उत्तराखंड में करने से मना कर दिया था, जिस पर संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं ने नाराजगी जताई थी। जी हां, उसके बाद राकेश टिकैत ने फसल जलाने का बयान दिया तो फिर किसानों ने खेतों में खड़ी फसल की जुताई करके नष्ट करना शुरू कर दिया, जिससे किसान नेताओं को फसल नष्ट नहीं करने की अपील करनी पड़ी और फिर बैठक करके किसानों को जागरूक करना पड़ा। ये मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि अब राकेश टिकैत ने 40 लाख ट्रैक्टर लेकर संसद का घेराव करने का बयान दिया है और राकेश टिकैत की इस बयान पर फिर से तकरार शुरू हो गई है। दोस्तों, पेट्रोलियम उत्पादनों और फिर रसोई गैस की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जी केंद्र सरकार को चेतावनी देते हुए ममता बनर्जी ने कहा है कि अगर रसोई गैस की कीमतों को घटाकर 400 रुपए नहीं किए गए तो फिर इसके खिलाफ पश्चिम बंगाल सहित पूरे देश में आंदोलन होगा। ममता दीदी ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि मोदी सरकार रसोई गैस पर 400 रुपए वापस लो या फिर खुद वापस हो जाओ। जी उन्होंने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत 50% कम होने के बावजूद भारत में डीजल पेट्रोल की कीमतें दुगनी हो गई है। रसोई गैस की कीमत लगातार बढ़ती ही जा रही है। केंद्र सरकार ने आम लोगों की रसोई गैस में आग लगा दी है। इस दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर विपक्ष की आवाज को दबाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि जो लोग मोदी का विरोध करते हैं उन्हें देशद्रोही करार दिया जाता है। महाराष्ट्र, दिल्ली सरकार सहित तमाम विरोधी पार्टियों की सरकार से आह्वान करते हुए उन्होंने कहा कि ये पेट्रोल उत्पादनों की बढ़ी हुई कीमतों के खिलाफ आवाज उठाएं, आंदोलन जारी रहना चाहिए। दोस्तों, आज का न्यूज बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।